हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास सीरीज का ये छठा वीडियो और इसमें हम करेंगे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस। और ये 30 प्रश्न मैंने पूरे PYQ लिए हैं जो पिछले 50 सेट हुए हैं, क्योंकि आयोग हमेशा से ही प्रश्नों को जो है दोहराता रहा है। इसलिए ये प्रश्न जो है आपके लिए हो सकते हैं बेहद इंपॉर्टेंट। तो इनको विथ एक्सप्लेनेशन हम कोशिश करेंगे पूरे हम यहीं इस क्लास में याद करने की। चलिए शुरू करते हैं आज के जो है वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हु प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। आपको बताना है कि बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निर्वाह करते हैं। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, माता-पिता या फ्रेंड। तो चूंकि इस प्रश्न का उत्तर आप अंदाजा लग गया होगा, सही उत्तर है माता-पिता। आपको पता भी है कि माता-पिता जो है, स्पेशली माता जो है पहली टीचर कहलाती हैं बच्चे की। तो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो रहती है उनके पेरेंट्स की रहते हैं कि कैसे वो पेरेंटिंग करते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भधारण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि नेट पे इसके अलग अलग उत्तर मिलते हैं। तो जो गर्भाधान की जो फर्स्ट अवस्था कहलाती है वो कहलाती है आपकी पिंड अवस्था, एम्ब्रियो स्टेज। लेकिन जो है आयोग ने दी है वो ओवम स्टेज दी है, हालांकि ऐसा कोई रेफरेंस मिलता नहीं है। तो ये उत्तर जो है आयोग की आंसर की में गलत दे रखा था। सही उत्तर है एम्ब्रियो स्टेज जो है आपकी गर्भधारण की पहली अवस्था कहलाती है। आगे देखते हैं। और इसी साथ साथ ये जो फीटस स्टेज है ये सबसे आखिरी स्टेज कहलाती है। ये जो है आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, लर्निंग टू वॉक। कोई चलना सीखता है तो वो क्या है। एक लक्षण है, शारीरिक विकास है, क्रियात्मक विकास है या व्यवहार है। तो चूंकि लर्निंग चलना पता है आपको एक एक्टिविटी है ना, तो आपको पता चल गया होगा ये क्रियात्मक विकास है, मोटर डेवलपमेंट है। और मोटर का मतलब होता है क्या, बड़ी मांसपेशियों का जो है विकास। तो आपने पढ़ा भी होगा फाइन मोटर स्किल और जो ग्रॉस मोटर स्किल है, तो चलने से जो है ग्रॉस मोटर स्किल का जो है विकास होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या है। तो ये सबसे सिंपल, आपने जब बाल विकास पढ़ा होगा तो सबसे पहले यही पढ़ा होगा कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, विकास है। तो इसको डिटेल में जानने की कोई जरूरत है नहीं है। आगे देखते हैं, कौन सा मानसिक विकार नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर। तो मिर्गी है, गठिया है, न्यूरोसिस है और मनोविकृति है। आपको पता होगा जो गठिया होता है वो एक वात से, आपने सुना होगा जो गठिया रोग हो जाता है वात से संबंधित, मतलब पानी भर जाना मांसपेशियों में, घुटनों में कई लोगों को जो है वहां पर घुटनों में जो है पानी भर जाता है या वहां पर दर्द की समस्या लगातार आ जाती है, तो उसे गठिया रोग भी कहा जाता है। कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है, विट इज नॉट इन्वॉल्व इन मेंटल इलनेस। तो आनुवांशिक कारक जो है, बचपन का अनुभव, मस्तिष्क में परिवर्तन या वात ज्वर। एक मानसिक बीमारी जो है ये नहीं है। वात ज्वर एक प्रकार का एक बुखार होता है। आपने देखा हो कभी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है तो हमें सर्दी इस तरह का बुखार आ जाता है। तो ये मेंटल इलनेस नहीं है, ये मानसिक बीमारी नहीं है। बाकी अब बचपन के अनुभव, कुछ खराब अनुभव हैं, मस्तिष्क में परिवर्तन, कुछ आनुवांशिक कारक हैं, तो ये मानसिक बीमारी के फैक्टर हो सकते हैं। आगे देखते हैं। एक वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है। तो आप जनरली देखते होंगे जन्म के समय 2, 3, 4 किलो इस तरह आपने सुने होंगे। तो जो एक वर्ष के बाद जो है लगभग इसका 3 गुना वजन जो है 12 महीने में जो है हो जाता है। मतलब तीन, स्वस्थ बच्चा है तो हो जाना चाहिए 3 से 3 महीने का है एक, तो 3 किलोग्राम का है, तो लगभग 12 किलोग्राम जो है उसका वजन होना चाहिए एक स्वस्थ बच्चे का। तो ये जो है जन्म के वजन का 3 गुना हो जाना चाहिए एक वर्ष में। आगे देखते हैं। शैशवावस्था में जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है हमारे एग्जाम में। तो कम होता है या अधिक होता है, बहुत कम या बहुत अधिक होता है। इसका सही उत्तर जो है वह कम होता है। अब इसके बारे में बता दूं कि जो रक्तचाप है शैशव अवस्था यानी 0 से 2 ईयर में जो पाया जाता है वो रहती है 95/58। मतलब मैक्सिमम उनका 95 जाता है और लिमिट क्या रहती है 58 से। और हमारा क्या रहता है स्वस्थ व्यक्ति का 120/80, यानी मैक्सिमम ब्लड प्रेशर 120 और मिनिमम 80। तो जो हमारा मिनिमम है उसके आसपास ही उनका क्या है
मैक्सिमम जाता है। और जो जन्म लेता है बच्चा तब तो और कम रहता है, इसका लगभग 64 करीब रहता है, 64-41। ये क्या रहता है, जन्म के समय। तो आप याद रखना है कि शैशवावस्था में या सामान्यतः बच्चों का जो ब्लड प्रेशर रहता है, शिशुओं का, वो कम रहता है। याद रखना है आपको। आगे देखते हैं कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन ऐंठन जो है हो जाती है। स्पेस्म ऑफ नेक मसल्स सीन इन विच स्पीच डिसऑर्डर। तो नेक मसल में क्या है, ऐंठन उत्पन्न हो जाना कहलाता है आपका हकलाना। या सही अर्थ है तुतलाना नहीं है, लिपसिंग नहीं है, या अस्पष्ट उच्चारण नहीं है। तो कोई हकलाता है, आपने देखा होगा, कोई वर्ड जैसे बोलता है तो धीरे धीरे अटक अटक के जो है आवाज आती है कंटिन्यूअस। एक होता है नर्वस होने के कारण, कई बार जो स्टेज में पहली बार जाते हैं तो नर्वस होने के कारण जो है हकलाते हैं, वो अलग हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस कोई हकला रहा है तो वो एक डिसीज है, गले की मांसपेशियों में क्या है, ऐंठन हो जाती है। आगे देखते हैं शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार क्या होते हैं। प्रश्न नंबर जो 10 है हमारा, तो शेल्डन के अनुसार सामाजिक, मध्याकृति, मेसोमॉर्फी, एथलेटिक, या पिकनिक, स्थूलकाय। इनमें से शेल्डन के अनुसार जो है व्यक्तित्व के प्रकार कौन है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है मीसोमॉर्फी। इसके इंग्लिश में ही याद किए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बता दूं कि जो शेल्डन है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने जो है व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं और शारीर आधार पर बताए हैं, कि शारीरिक संरचना के आधार पर। एक होता है एक्टोमॉर्फिक। सब में पीछे क्या जोड़ा है, एक्टोमॉर्फिक जोड़ा है, मॉर्फिक जोड़ा है। एक है एक्टोमॉर्फिक है, एक है एंडोमॉर्फिक है, और एक है कौन सा, मीसोमॉर्फिक। तो ये क्या था, मीसोमॉर्फी था हमारा, मीसोमॉर्फिक। तो इनकी क्या विशेषता रहती है, ये रहते हैं पतले रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं यानी अंतर्मुखी रहते हैं। ये कैसे रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं। इसके साथ साथ ये सोशल बहुत कम रहते हैं, सामाजिक क्या है, कम रहते हैं। वहीं बात करें आगे एंडोमॉर्फिक की, तो ये इनका चेहरा गोल रहता है ना। इसके बाद ये शांत और सहज स्वभाव के रहते हैं, शांत और सहज स्वभाव। इसके बाद ये एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट रहते हैं यानी बहिर्मुखी, ये बोलने में बहुत माहिर रहते हैं। वहीं मीसोमॉर्फी की बात करें, ये कैसे रहते हैं, मस्कुलर है, यानी इनका शरीर लंबा चौड़ा, यानी बहुत हेल्दी रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, गतिशील रहते हैं। इसके साथ मुखर रहते हैं और आक्रामक भी रहते हैं। इसकी हम फोटो देखें तो आप देख सकते हो कि पहला क्या है, एक्टोमॉर्फिक, पतले हैं, दुबले पतले हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं, सामाजिक कम रहते हैं। जो एंड्रोमॉर्फिक रहते हैं, थोड़ा गोल चेहरा रहता है, थोड़ा हेल्दी रहते हैं, और ये रहते हैं शांत सहज और बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, बोलते बहुत हैं। और एक रहते हैं मस्कुलर, जो है ये मीसोमॉर्फ कहलाते हैं। तो ये सक्रिय रहते हैं, गतिशील रहते हैं, आक्रामक भी रहते हैं। तो ये जो है सेल्डन के अनुसार ये बॉडी टाइप्स होते हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना है, कहीं आप लिख भी सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाए। पहली अभी पूछ लिया मेसोमॉर्फी, हो सकता है अगली बार एक्टोमॉर्फिक पूछ लिया जाए, या आगे एंडोमॉर्फिक आपसे पूछ लिया जाए, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के जैविकी निर्धारण क्या कहलाते हैं। एनवायरमेंट, जो है हेरिडिटी, वंशानुक्रम, ज्योग्राफिकल, या इकोनॉमिक। इसका जो सही उत्तर है वह है वंशानुक्रम। तो जो आपकी बायोलॉजिकल, जो आपका डिटर्मिनेंट है, निर्धारण करता है आपका जैविकी, वो है वंशानुक्रम। उसी के अनुसार जो है वातावरण के साथ तो आप सामंजस्य बनाते हैं, सीखते हैं, वो अधिगम के कारक हो गए। लेकिन बायोलॉजिकल जो आपका शरीर बना है, जिस तरह से पूरी पर्सनालिटी है, वो वंशानुक्रम से का है, घटक है, जैविकी घटक का एक निर्धारक। कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, अनुबंध, अनुकरण, अतिरिक्त शक्ति, या परिपक्वता। तो इसका जो सही उत्तर है वह है इसका अतिरिक्त शक्ति। इस नाम से कोई एक सिद्धांत नहीं है भाषा का कि अतिरिक्त शक्ति हो। अनुबंधन का तो आपने पढ़ा ही है, आपका पावलाव है शास्त्रीय अनुबंधन का, आपने पावलाव का उसका एक्सपेरिमेंट, कुत्ता जो प्रयोग किया था डॉग पे, वो तो देखा ही होगा। अनुकरण के सिद्धांत बात करें तो जीन पियाजे का अनुकरण का सिद्धांत है, ये आपने अच्छे से पढ़े होंगे, और यदि नहीं पढ़े तो आगे चल के हमारे जरूर आएंगे क्वेश्चंस में। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, या अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर,
प्याजे, गूलमैन या जॉन मेयर। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। और इसने बताया है कि व्यक्ति में या बच्चों में 8 प्रकार की बुद्धि रहती है। डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये शॉर्ट में याद रख लीजिए। गार्डनर ने बहुबुद्धि, बहु का मतलब बहुत सारी से याद रखिए कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धि रहती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, व्यवहार से है, संज्ञानात्मक से है, भावनात्मक से है या सामाजिक से है? तो आप समझ गए कि सूचना की जहां बात आती है वो क्या हो जाता है? संज्ञानात्मक। तो सूचना प्रक्रिया का संबंध है संज्ञानात्मक से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र जो शिक्षक और सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, तो यानी वो हमेशा लॉजिकल बातें, आपने देखा होगा कक्षा में ऐसे छात्र जरूर रहते हैं, तो वो उन्हें हम क्या समस्यात्मक बालक बोलेंगे, औसत हैं, प्रतिभाशाली हैं या हठी हैं? तो आप समझ गए होंगे, यदि तर्क वितर्क करता है तो इसका मतलब वो ब्रिलियंट चाइल्ड है। वही इसी तर्क वितर्क से ही वो नए ज्ञान की खोज, नई नई एक्सपेरिमेंट, नई चीजें जो है सीखता है। आगे देखते हैं, क्लाउड पिक्चर टेस्ट यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि मेघ चित्र परीक्षण जो है इसलिए यूज होता है। तो ये जो है व्यक्तित्व के जो है परीक्षण के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें कोई 2-3 तरह के चित्र दिखाए जाते हैं और उसके बाद जो है सवाल पूछे जाते हैं उनको देखकर, उससे जो है आपकी पर्सनालिटी का आकलन किया जाता है। बात करें थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है। तो प्रासंगिक आपने पढ़ा होगा कि थीमेटिक जो रहती है, पिछले वाली वीडियो में आपने पढ़ा है कि थीमेटिक जो है ये कैसी है? प्रोजेक्टिव है, प्रक्षेपीय तकनीकी है, व्यक्तिपरक नहीं है। व्यक्तिपरक होता है हमेशा क्या? इंटरव्यू, साक्षात्कार मेथड। और प्रोजेक्टिव कैसा है आपका? प्रोजेक्टिव टेक्निक है कौन सी? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और ये व्यक्तित्व को नापने की है। इसमें आप समझ गए, वही थीम बेस्ड के हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं पिक्चर दिखा दिखा के, और वो क्वेश्चन कई लोगों से पूछे जाते हैं क्योंकि सबके उत्तर अलग अलग रहते हैं। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है किसकी? व्यक्तित्व मापन की। लर्निंग क्या है? अधिगम एक कौन सी प्रक्रिया है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये आपने कई बार पढ़ा है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? विच फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग? तो केवल अधिगम शैली, प्रेरणा या रवैया? जब आपने पढ़ा है इस तरह के कभी पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं तो हमारा जो सभी ऑल ऑफ दीज, अधिगम, प्रेरणा और दृष्टिकोण, ये इस प्रश्न का उत्तर हमेशा ही होता है। तो ये देखिए इसमें नोट लिखा है, नोट को पहले ही हमने बना लिया, मार्क कर लिया। कौन पूर्ण पहलू नहीं है? शिक्षा का पहलू मतलब शिक्षा में शामिल जो स्कूली शिक्षा जो है, तो शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय सामग्री, माता पिता। तो माता पिता इसमें माना है, माता पिता शिक्षा के पहलू नहीं है। हालांकि शिक्षा के भागीदार जरूर माने जाते हैं। कौन? कि विद्यालय, समाज और शिक्षक, ये भागीदार माने जाते हैं। समाज में ही हमारे माता पिता, परिवार पूरा आ जाता है। लेकिन पहलू की बात करें, शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय सामग्री। आगे देखते हैं, सीखने को व्यक्तिगत और कारकों की अंतरक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है पर्यावरण हमारा, इधर पर्यावरण एनवायरमेंटल होना चाहिए। अच्छा ये उल्टा हो गया है, फिजिकल का शारीरिक हो गया है, इधर आप चेंज कर लीजिएगा कि पर्यावरण क्या है? एनवायरमेंटल। पर्यावरण की जो है व्यक्तिगत और पर्यावरण की क्रिया के रूप में किसको परिभाषित किया जाता है? सीखने को, लर्निंग को। आगे देखते हैं, शिक्षण क्या है? टीचिंग छात्रों को मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है। बिल्कुल जटिल काम तो है ही, आसान काम नहीं है। छात्र जो है शिक्षण, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। इस तरह के प्रश्नों में जब दोनों पॉजिटिव हों, हमें पता है इसके उत्तर हमें क्या देना है, इनमें से दोनों। आगे देखते हैं, शिक्षण होना चाहिए तो डायग्नोस्टिक, निदानक, नैदानिक या रेमेडियल, तो दोनों तरह का शिक्षण होता है। एक जो है टेस्ट लेके उनकी कमियों का पता लगाता है, क्या करता है? कमियों का पता लगाता है। और दूसरा उपचारात्मक शिक्षक यानी रेमेडियल क्लासेस, कमियों का पता लगने के बाद जो है हम उसका क्या है? शिक्षण करते हैं। जो कमी रह गई उसको हम पूरा करते हैं। हमारा ये क्या सही है?
इसका उपरोक्त दोनों। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत अनुभव अधिगम जो है इंडिविजुअल लर्निंग, तो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना अलग तरीका होता है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर शिक्षण योजना की बात नहीं कही गई है कि व्यक्तिगत अधिगम का अर्थ क्या होता है। इंडिविजुअल लर्निंग मतलब इंडिविजुअल कोई एक व्यक्ति लर्निंग करता है अपने तरीके से, तो इसका ऑप्शन नंबर 1, इसका मतलब जो सही कोड हमें चुनना है वो है केवल 1। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, तो थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया है। फिर से देखिए कि थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक जो है मानसिक योग्यताओं का जो है सुझाव दिया है, 5, 6, 7 या 8। तो एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, 7 जो है मानसिक योग्यताओं का जो है सुझाव दिया है किसने, थर्स्टन ने। ये हमें याद रख लेना है। आगे देखते हैं, एक बच्चे का सीखना कहाँ से शुरू होता है, विद्यालय, समाज, परिवार या पड़ोस। बिल्कुल सही पता है, परिवार से, यानी घर से ही। ये बच्चा घर से ही सीखता है। अ, जब शैशवावस्था में पहुंचता है, बाल्यावस्था में जो स्कूल में पहुंचता है, तो आप समझ गए होंगे घर से ही उसकी क्या है, लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक कला है कि एक विज्ञान है। अच्छा, कला से मैं बता दूं, कला का मतलब होता है एक प्रकार से अनुभव, कुछ रचनात्मक कार्य, है ना, इस तरह से संबंधित। और साइंस का मतलब होता है कहीं नियम सिद्धांत दे रखे हैं, सिद्धांत या नियमों से है विज्ञान का संबंध। तो हमें क्या पता है, टीचिंग एक दोनों है, कला भी है, अनुभव रचनात्मकता काम आती है, वहीं एक विज्ञान सिद्धांत और नियम भी है। तो ये जो है इसके जो है दोनों उत्तर, ये जो बिल्कुल सही है। इसको आप आसान प्रश्न नहीं लीजिए कि एक कला है, विज्ञान है, आप एक सब्जेक्ट के तौर पर देख रहे हैं। कला का सीधा मतलब है अनुभव रचनात्मकता, और विज्ञान का मतलब है नियम और सिद्धांतों का जो है प्रयोग। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं का क्या अर्थ है, कौन सा कथन जो है गलत दे रखा है। अधिगम शिक्षार्थी पिछले अनुभव का सारांश है। अधिगम शिक्षार्थी के ज्ञान और अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण है। यहाँ अधिगम की बात की गई है। अधिगम क्या है, अधिगम जो है पिछले अनुभवों का सारांश है, ज्ञान अनुभव का रचनात्मक विश्लेषण है, उच्च स्तर की सोच है, या अधिगम क्या है, रचनात्मक है। आपको इसमें बताना है इसमें गलत कौन सा है। तो गलत जो है पिछले अनुभवों का सारांश, ये नहीं है आपका अधिगम। अधिगम जो है पुराने अनुभवों को अधिगम नहीं कहते हैं। पुराने अनुभव प्लस नवीन ज्ञान, दोनों के सम्मिश्रण से क्या होती है, हमारी अधिगम होती है, लर्निंग होती है। तो ये होता है, केवल पुराने अनुभव हैं जिसके पास, तो फिर तो नया सीख नहीं पाएगा। पुराने अनुभव का सारांश है कि उसके पास पुराने अनुभव और नवीन ज्ञान, नए ज्ञान को जोड़ता है, उससे जो है उसका जो है कॉन्सेप्ट बनता है किसी टॉपिक पर। आगे देखते हैं, आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में कौन सा परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका जो है सही उत्तर है कि, तो इसका है कि स्थायी स्थायी परिवर्तन जो है के रूप में परिभाषित किया जाता है। अधिगम के व्यवहार में जो परिवर्तन आए, अपेक्षाकृत स्थायी यही होगा इसका। और शिक्षण गतिविधियों को जो हम गतिविधियां कराते हैं छात्रों के जीवन में, कौन सा परिवर्तन, वांछित। वांछित मतलब क्या होता है, योग्य या उचित। तो ये दोनों सही हैं, मतलब एक जैसे वर्ड हैं और दोनों का सही है। इसमें अस्थायी नहीं होगा, इसमें वांछित बस नहीं होगा, वांछित के साथ साथ जो क्या है, हमें स्थायी है परिवर्तन। और टेम्परेरी अस्थायी तो होगा ही नहीं। इसका जो उत्तर है हमारा ए नंबर का सही उत्तर है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, इसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ, मेहनत करता हूँ आपके लिए, और तो इसके लिए मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए, उन दोस्तों को तक पहुँचाइए जिनको बहुत आवश्यकता है। हमारा चैनल नया है, अभी मैंने शुरुआत की है, तो अभी तो बहुत ग्रो कराना है आपको, आपकी सपोर्ट से ही हो पाएगा। और आप ज़रूर शेयर करिए हमारे दोस्तों को, लाइक करिए वीडियोस को, कुछ कमेंट करिए आप, यदि आपको जिस तरह की वीडियोस चाहिए आगे, या जैसी भी आपको वीडियो लगी, ज़रूर कमेंट करिए। तो इससे हमें जो है, मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियोस बनाने के लिए। तो बाल आखिरी प्रश्न है हमारा, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को परिवार की गरीबी,
कक्षा में नींद आना, ये नींद लिखा है, स्लीपिंग लिखा है, नींद आना, स्नेह की कमी है, घरेलू कलह, परिवार की गरीबी है, स्नेह की कमी है, घरेलू कलह, इससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन कक्षा में नींद आना इससे एटलीस्ट मानसिक स्वास्थ्य का कोई जो है संबंध नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य हो सकता है उसका गड़बड़ हो, लेकिन नींद लेने से तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता ही होता है। ये आपको पता है, रात में हम अच्छे से सोते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, बेहतर। तो नींद का संबंध यदि बहुत अधिकारी तो शारीरिक स्वास्थ्य से हो सकता है, लेकिन फीलिंग स्लीपी इन क्लासरूम ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और मेरा जो पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह के हम वीडियोस लाते रहेंगे और कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस को। और आई होप, और होप क्या, इसके पहले मैंने केवीएस की सीरीज भी लाई थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एज टू एज सीधे आ गए थे, और इसमें भी ऐसा ही होगा। आप यदि शिद्दत से पूरी तैयारी करते हैं और डेली सुबह मॉर्निंग में मेरी 8 बजे एक वीडियो आती है ईवीएस की, और शाम को 4 बजे जो है एक बाल विकास की वीडियो आती है। दोनों वीडियो आप रेगुलर कंटिन्यू देखते हैं तो जरूर आप जो है अच्छे नंबर लाएंगे एग्जाम में, और मेरिट में आकर जरूर आप सरकारी टीचर एमपी में बनेंगे। तो मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।